Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have completed chapter number first in OCM, that is Principle of Management. And today we are going to discuss about exercise of chapter number first, that is Principle of Management. And in exercise we are going to discuss about objectives, and then we are going to talk about some terms and concept, and then study the following cases situation. Okay, so and last we are going to discuss about justify the following statements. सी ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग और केस स्टडीज़, ये आपकी बुक में इसका सोल्यूशन दिया नहीं होता है. सो यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो कि किस तरीके से आपको लिखना होता है. और जो जस्टिफाई जो होता है जस्टिफाई आपका जो आंसर है जो हमने अभी पढ़ा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, वो चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगी, वो समझने के बाद में ही आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो. इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जितने भी टीचर्स हैं आप लोगों को बोलते हैं कि रट्टा मार के अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएगी. अगर आप चीज़ों को समझ जाओगे, ओके, आप बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो जस्टिफिकेशन, केस स्टडीज़ जितनी भी होगी तो ये आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है. ओके, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स. सो आपको दिया है डैश वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो हमको पता है FW टेलर जो है, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए. ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आए, उनके 6 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ा है. उसके बाद में आपको है प्रिंसिपल ऑफ डैश इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस. हर एक बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए. रिसोर्सेज मीन्स आपका मशीन, मटेरियल, दैट मीन्स रॉ मटेरियल, मैन, ये सारी चीज़ें एक जगह पे होना चाहिए. इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्डर. ओके, सो ऑर्डर, बी इज़ द करेक्ट आंसर. इसके बाद में थर्ड है हमारा मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. Okay, so B is the answer. Scalar chain means the hierarchy of dash from the top level to the lower level for the purpose of communication, that means the authority. Okay, so C is the correct answer. Now let's talk about question number 5. Taylor recommended total dash foreman to conduct the various aspects of production. तो total कितने इनके foreman है, that is 8. So A is the correct answer. Very clear. चलो आगे बढ़ेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी, दैट इज़ मैच द फॉलोइंग. इसमें आपको हेनरी फयोल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दिया है. इसका आंसर आपको दिया हुआ है. तो ये जो आपका हेनरी फयोल है, इन्होंने क्या बनाया है, मॉडर्न मैनेजमेंट. सो 10 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका मतलब क्या होता है, एक हेड होगा और आपका वन प्लान होगा, जो उस वन प्लान को, टू अचीव दैट वन प्लान, ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द ह्यूमन बींग्स दोज हु आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग. ओके, तो इसके लिए वन प्लान, वन हेड. तो आपका जो 6 है ये इसका करेक्ट आंसर होगा. देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ गाइडलाइंस, इट्स अ जनरल गाइडलाइंस. करेक्ट, तो हम लोग इसको, ये है हमारा 4, देखो यहाँ पे दिया हुआ है जनरल गाइडलाइंस. फिर आपका आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी किसने लेके आया, FW टेलर ने. तो यहाँ पे देखो 2 पे दिया हुआ है, तो आंसर इसका क्या है 2. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कितने फोरमैन हमने अभी सीखा था. तो टोटल कितने होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल 8 फोरमैन होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे भी आपको आंसर दिया हुआ है. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो यहाँ पे आपको एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया होगा. सो व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस यू विल कम टू नो कि उसका एक वर्ड क्या आएगा. ओके, तो ये कब आएगा आपको, जब आपको बेसिक्स पता होगा, कंसेप्ट पता होगा, आपने समझ के पढ़ा होगा, तब आपको आएगा. वेरी क्लियर. चलो, द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई एज वेल एज मशीन वाइल कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क, इसको बोलते हैं मोशन स्टडी. क्वेश्चन नंबर 2, द टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉई टू कंप्लीट अ गिवन टास्क, इसको बोलते हैं टाइम स्टडी. ओके, टाइम स्टडी की हेल्प से मालूम पड़ जाता है कि एक एम्प्लॉई एक पर्टिकुलर टास्क कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है.
Then study consists of organized, systematic and critical assessment of various activities, उसको बोलते हैं work study. Okay, the principle which deals with to do work with innovative way, that is called principle of initiative. चलो 5, the principle which is based on place for everything and everything in its place, principle of order. अभी हमने वहाँ पे सीखा. क्लियर. तो ये हो गया आपका सी. अब हम लोग आते हैं ट्रू एंड फॉल्स. डी पे क्वेश्चन नंबर 1 का डी. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर. सो ये ट्रू है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग इसको फॉलो करते हैं. चलो, तो आंसर क्या है? ट्रू. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन. तो डिफरेंट ये प्रिंसिपल्स है. इट्स अ जनरल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन. इट इज़ नॉट अ कंपल्शन बिकॉज इट इज़ नॉट अ लॉ. ओके, सो एज पर द different situation you can modify the principles. That is why it is true. Third, only some people principles of management are important. No, जितने भी principles है सब important है, उसमें से कुछ important नहीं है. अगर कुछ important नहीं होता तो आपको फिर वो पढ़ने के लिए क्यों देता? वेरी सिंपल, लॉजिकल है. ओके, ओनली सम प्रिंसिपल बोल रहा है, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स है. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट. सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सम बोल रहा है, इसके लिए क्या है? फॉल्स है. क्लियर. चलो, हेनरी फयोल हैज़ गिवन डिफरेंट टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट. उसने टेक्निक नहीं दिया है, उसने प्रिंसिपल्स दिया है. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, इसके लिए भी फॉल्स है. एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज़ प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नो, किसने प्रपोज किया है? हेनरी फयोल ने प्रपोज किया है 14 प्रिंसिपल्स. इसके लिए भी क्या है? फॉल्स है. ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. यस, एक सुपीरियर होना चाहिए और ऑर्डर एक सुपीरियर देना चाहिए उसके सबॉर्डिनेट्स को, तभी ऑर्डर क्लियर होगा कि ऑर्डर क्या मिल रहा है हमको, किस तरीके से, इन विच वे यू हैव टू परफॉर्म द टास्क, इन विच वे यू हैव टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर वर्क. ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? यू विल कम टू नो व्हेन देयर इज ओनली वन सुपीरियर हु इज़ गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन. दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रू. ओके, तो ये ट्रू है आपका. चलो, अब आते हैं फाइंड द ऑड वन. हमको ऑड वन फाइंड आउट करना है. 3 चीज़ दी होगी हमको यहाँ पे, उसमें से एक ऑड वन होगा, वो हमको निकालना होगा. हमको टोटल 4 दिया हुआ है. तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, तो ये तीनों जो है किसके? हेनरी फयोल के प्रिंसिपल है. ओके, और ये जो मोशन है ये टेलर का है, इसके लिए ये ऑड वन हो गया. मोशन स्टडी इज द करेक्ट आंसर. नाउ फटीग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बिकॉज ये हेनरी फयोल का है एंड बाकी सब एफ.डब्ल्यू. टेलर. वेरी सिंपल. तो आंसर क्या है करेक्ट? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. आगे बढ़ते हैं. आंसर इन 1 सेंटेंस. तो 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है. ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा होगा सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ में आ जाएगा. वहाँ पे मैंने आपको बेसिक समझाया है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है और किस चीज़ का मतलब क्या होता है. ओके, सो प्लेलिस्ट में आप जाओगे चैनल के, तो वहाँ पे आपको जब आप क्लिक करोगे उस पर तो आपको चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करके ऐसे चैप्टर नंबर 1 आ जाएगा. वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको सारे वीडियोस चैप्टर नंबर 1 के मिल जाएंगे जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं. क्लियर. चलो, तो पहला आपको दिया है क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा. अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 वॉच करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा. वेरी क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है शॉर्टकट में. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको. देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. तो उसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज दैट एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस, दैट इज़ वन सुपीरियर only, and he should be responsible and accountable to him only. ओके, तो एक सुपीरियर होना चाहिए, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा. तो व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, उसका आंसर आपको दिया हुआ है. ओके, इसमें आपको भी बताना है कि जितने भी इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, वो सब अच्छी कंडीशन में होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर गुड्स. देन व्हाट इज़ डिफरेंट वेज रेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. 4th है व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी.
Now question number 5, what is the meaning of principle? Okay, तो principle means a fundamental truth or proposition that serve as the foundation for a system of belief or behavior or for chain of reasoning. ये आपका आंसर है. सी यहाँ पे जितने भी आंसर्स आपको मैंने बताया है अभी, ओके, राइट फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी आपके पास, मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देखो. स्टिल इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो जो भी चीज़ अंडरलाइन की हुई होती है वो रॉन्ग होती है, उसको आपको चेंज करना है, मतलब आपको करेक्ट वर्ड वहाँ पे लिखना होगा. यहाँ पे क्या दिया है देखो हमको, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. सिक्योरिटी मतलब मेरे को जॉब से नहीं निकालेंगे, मेरा जॉब हमेशा रहेगा मेरे पास, मेरे को कोई टेंशन नहीं है जॉब का. तो ये केस में ये मेरे पर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, ना कि उल्टा एडवर्सली नहीं करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट्स द एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. तो आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंस पहले पूरा लिखना है, बाद में आपको आंसर लिख के खाली यहाँ पे ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे आपको जो करेक्ट वर्ड है इनसिक्योरिटी वो आपको मेंशन करना है, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है. क्लियर. उसके बाद में एस्पिरिट डी कॉप्स मीन्स, इसका क्या होता है, टीम स्पिरिट मीन्स डिवीजन इज स्ट्रेंथ. नहीं, डिवीजन इज स्ट्रेंथ नहीं होती है, टीम जो है वो स्ट्रेंथ होती है. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ होगी. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी जगह पे सिर्फ लिखना है यूनिटी. आगे बढ़ता है. थर्ड, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट्स. ओके, तो यहाँ पे आपको होना, इट शुड बी सुपीरियर. तो यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है थर्ड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटीज एट अ स्पेसिफिक पोजिशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स ये कहाँ पे यूज़ होगा आपका, जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होगा. सेंट्रलाइजेशन मीन्स वर्ड, यहाँ पे अथॉरिटी एक के पास होगी जो सारी चीज़ों को एडजस्ट करेगा. ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पे क्या आएगा आपका, सेंट्रलाइजेशन. वेरी क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस. सो मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो आप लोग अप्लाई नहीं करोगे डिफरेंट कंडीशन में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होता है डिफरेंट कंडीशन पे. ओके, सो आपका जो आंसर होगा वो प्रिंसिपल होगा. ओके, तो ये जो लाइन है इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रिंसिपल. तो आपको करेक्ट करके लिखना होगा वो. वेरी क्लियर. चलो आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट. तो मोशन है उसका कंसेप्ट का क्लियरिटी है, डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान उसका एक्सप्लेनेशन है, फिर आपको फैटिग स्टडी है. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक. ओके, उसको आप रीड करो, जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. फाइन. देन फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी. ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. चलो ये केस स्टडी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आता है 9 मार्क्स के लिए. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्या दिया हुआ है देखो, मिस्टर हर्षद इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज इन प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन है, और कौन सा बिजनेस है, प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स. बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री. All male employees are directly working on machines whereas female employees are working in packaging department. जो फीमेल्स है लोग पैकिंग डिपार्टमेंट में, और जो मेल्स है लोग वर्किंग है मशीन पे काम करते हैं. मिस्टर शरत इज़ वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर वाइल मिसेस नैना इज़ वर्किंग एज HR मैनेजर. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ इन द फैक्ट्री ऑन दिस बेसिस. तो कौन होगा जो रिक्रूट करेगा, जॉब पे कौन रखेगा. तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबो केस. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, तो इन द अबो केस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज आइडेंटिफाइड. हर किसी को अपना अपना काम मिल चुका है. ओके, यहाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, मैं थोड़ा सा कुछ रॉन्ग रीड किया है शायद.
सो नैना इज़ वर्किंग एज ए HR मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉय इन दी फैक्ट्री। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है जो लोगों को रिक्रूट करती है। तो HR का काम ही होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं हम लोग HR को, तो इनका काम ही होता है कि लोगों को अपॉइंट करते हैं, जॉब पे रिक्रूट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखो सबका वर्क जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो चुका है। जो उनके मेल वर्कर्स हैं उनको मशीन का काम दिया हुआ है, और जो फीमेल वर्कर्स हैं इनका पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। मतलब सबको प्रॉपर तरीके से वर्क डिवाइड किया हुआ है, और इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर? तो इस तरीके से आपको आना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 बोला है व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका क्या है, वो HR है। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है वो। तो द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन है जो पूरा प्लानिंग करेगा? सिंपल सी बात है, मिस्टर हर्षद जो है वो एंटरप्रेन्योर है। ओके, तो वही प्लान करेगा। तो मिस्टर हर्षद एन एंटरप्रेन्योर ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी क्लियर। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडी नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड 200 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग। 200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इन 3 शिफ्ट्स। अलग अलग शिफ्ट्स हैं यहाँ पे 3। इन फर्स्ट शिफ्ट 60 एम्प्लॉयज़, इन सेकेंड शिफ्ट 60 एम्प्लॉयज़, इन थर्ड शिफ्ट 80 एम्प्लॉय। तो टोटल 200 एम्प्लॉयज़ है। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 शिफ्ट है इनका। पहले शिफ्ट में है 60, सेकेंड शिफ्ट में भी 60 है, थर्ड शिफ्ट में आपके 80 है वर्कर्स है। विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स एक्सेप्ट लंच ब्रेक। इनको सिर्फ लंच ब्रेक मिलता है और कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है। एंड शिफ्ट चेंज ब्रेक। और इस वजह से क्या होता है, इनका शिफ्ट अलग अलग है तो इनका शिफ्ट भी क्या होता है, ब्रेक होता रहता है। नो एम्प्लॉय इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन डेजिग्नेटेड टाइम ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट विच रिजल्ट इन टू डिले फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। किसी का भी टाइम कभी भी ख़त्म हो रहा है, दूसरे शिफ्ट वाले कभी भी आ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टाइम ख़राब हो रहा है। और जब टाइम ख़राब हो रहा है दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू यूज़ दोज टाइम्स। तो वहाँ पे इनका जो भी काम ये लोग कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इनका गिवन टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। तो कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए? तो यहाँ पे होगा आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब जो मैंने बोला आपको वो करना पड़ेगा। मैंने ऐसे शिफ्ट को डिवाइड कर दिया बिकॉज आई एम द मैनेजर ऑफ द बिजनेस। तो जो मैंने बोला वैसे ही हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो इन द अबो केस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर कॉल्ड साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब नीड टू बी फॉलो। तो ये फॉलो होना चाहिए। सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक्स विच कैन डिस्कस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डायमंड्स लिमिटेड। तो पहला कौन सा है, देखो 2 कंडीशन आपको बताना है। वर्क स्टडी बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ फटीग स्टडी एंड साइंटिफिक टास्क सेटिंग और कैन बी यूज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इन फाइन डाइन लिमिटेड। वेरी सिंपल। चलो थर्ड देखते हैं। वाई द वर्क इज़ नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम। काम यहाँ पे हमने देखा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। ओके, और जो डिपार्टमेंटल हेड थे, जो मैनेजमेंट था, उनका जो शिफ्ट था वो भी चेंज हो रहा है। जो एम्प्लॉयज़ है उनका शिफ्ट चेंज हो रहा है। तो इस वजह से दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर टारगेट। चलो क्या क्या दिया देखो। रीज़न फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क इन टाइम आर लॉन्ग वर्किंग हार्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। इनको टाइम भी नहीं मिल रहा था। रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। इनका मेहनत जो है वो कम हो रहा था बिकॉज इनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। ज़्यादा टाइम तक के लोग काम करवा रहे हैं, इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहे वो लोग। दैट इज़ वाई उनका जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हुआ। इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट डन बाय द डिपार्टमेंटल हेड फंक्शनल मैनेजर रिजल्ट इनटू डिले फॉर नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉयज़। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट आर नॉट डिफाइंड बाय द मैनेजर मैनेजमेंट ऑफ कौन सी कंपनी, फाइन डायमंड्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका जो मैनेजर्स है उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से टारगेट नहीं दिया है और वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम क्या है वो भी नहीं बताया है। तो ये सारे मिस मैच है, मिस कम्युनिकेशन है, इस वजह से जो प्रॉब्लम है अराइज हुआ है। तो वही आपको बताना है। क्लियर। चलो अब आएगा आपका आंसर इन ब्रीफ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल। तो हमने 14 पढ़ा है, कोई भी 5 आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पे 4 टेक्निक्स बताना है।
देन जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें आपको पहला दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे, ये पांचों का आंसर मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है सी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, उसका आंसर आपको यहाँ पे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट। देन टेलर्स एम्फेसाइज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, उसका आंसर है, सो यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक। देन डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान इज नेसेसरी, उसका भी आंसर है आपके पास, यू कैन राइट इन योर नोटबुक। फाइन। और लास्ट आपका आता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बुक में भी आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पे, दैट इज आंसर द फॉलोइंग। तो 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन इन डिटेल, दूसरा है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल्स, राइट, जिसका मैंने कोड आपके लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है, सोर्स्ड AI। ओके, तो इस तरीके से यू कैन मेमोराइज ऑल द पॉइंटर्स ऑल्सो। फाइन। तो ये था आपका एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम OCM, चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। आपको कोई भी आंसर नहीं समझ में आएगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। सो टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।